एक बार पुनः स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 6 पर। अध्याय का नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो आइए अपनी बात को शुरू करते हैं कार्य के साथ में कि कार्य क्या होता है। बहुत साधारण सी बात है, हम इस शब्द का प्रयोग दैनिक जीवन में कई बार करते हैं। जैसे हम लोग पढ़ाई का कार्य करते हैं, मैं पढ़ाने का कार्य करता हूँ, आप लोग पढ़ने का कार्य करते हैं। आपके पिताजी नौकरी करते हैं तो वो अपना कार्य करते हैं। हमारी मम्मी घर पे रहती हैं, वो अपना कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से हर कोई कुछ न कुछ कार्य करता रहता है। कार्य का तात्पर्य यह हुआ कि हम जो भी गतिविधि करते हैं वो कार्य के अंतर्गत आती है। मैंने यदि पढ़ाया है तो ये पढ़ाने का कार्य हुआ। पर भौतिकी में थोड़ा सा कार्य की परिभाषा हम अलग दृष्टिकोण से देते हैं। यहाँ पर यदि हम कहें कि मैं पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ तो कोई कार्य नहीं हो रहा। आप पढ़ने का कार्य कर रहे हैं तो भी कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो आखिर भौतिकी में कार्य से तात्पर्य क्या है? तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि भौतिकी में कार्य का क्या तात्पर्य होता है। सीधे सीधे कहें कि यदि किसी वस्तु पर बल लगाएंगे, जैसे कल्पना कीजिए कि एक वस्तु रखी हुई है और इस वस्तु पर हम एक बल लगाते हैं F। तो दो बात होगी कि यदि वस्तु का जड़त्व ज़्यादा है तो ये बल इस वस्तु को विस्थापित नहीं कर पाएगा, या फिर ये बल अगर अधिक है तो ये वस्तु को विस्थापित कर पाएगा। तो जब किसी बल को लगाने से किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न होता है तो हम कहते हैं कि कार्य हो रहा है। भौतिकी में कार्य का तात्पर्य किसी बल के द्वारा उत्पन्न विस्थापन। यदि विस्थापन नहीं होगा तो कोई कार्य नहीं माना जाएगा। अर्थात दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो यह है कि बल की आवश्यकता है, और दूसरा उस बल के द्वारा उत्पन्न होने वाले विस्थापन की बात होगी, तो ही कार्य संपादित माना जाएगा। तो मूल रूप से अगर हम कार्य की बात करें कि कार्य भौतिकी में किसे कहेंगे, तो उसमें ये बात आती है कि यदि किसी वस्तु पर बल आरोपित किया जाए और उस बल के प्रभाव से वस्तु में विस्थापन उत्पन्न हो जाए तो इसे हम कार्य कहेंगे। तो यह कार्य की गुणात्मक परिभाषा हो गई कि कार्य का ये गुण है। अब आइए हम परिणात्मक बात कर लेते हैं कि आखिर में कितना कार्य कहलाएगा। मात्रा के रूप में अगर हम बात करें कि कितना बल लगाएंगे, कितना विस्थापन उत्पन्न होगा तो कितना कार्य हो जाएगा, यदि इस पर हमें बात करना हो तो आइए हम कार्य की परिभाषा देख लेते हैं कि माना कि किसी वस्तु पर F बल आरोपित किया और प्रारंभिक स्थिति में ये वस्तु यहाँ थी और इस बल के प्रभाव से ये वस्तु यहाँ आ जाती है। ये वस्तु की A स्थिति हुई, ये वस्तु की B स्थिति हुई, और यहाँ से यहाँ तक ये वस्तु विस्थापित हो जाती है। माना कि विस्थापन का मान S है। तो F बल के प्रभाव से ये वस्तु आगे की ओर बढ़ती हुई बिंदु A से बिंदु B तक आ गई और इसका विस्थापन S है। तो यहाँ हम कहेंगे कि किसी भी बल के द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि बहुत आम भाषा में अगर हम बात करें तो लिखा जा सकता है कि कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। अब यहां एक शब्द पर यदि आपने गौर किया हो तो मैंने कहा था कि बल की दिशा में उत्पन्न होने वाला विस्थापन कार्य कहलाएगा। दूसरा, आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि बल एक सदिश राशि है और विस्थापन भी एक सदिश राशि है, जबकि कार्य एक अदिश राशि है। अदिश मतलब हम ये कभी नहीं कहते कि उत्तर दिशा में हमने इतना कार्य किया या दक्षिण दिशा में इतना कार्य किया, नहीं। कार्य का मतलब कार्य। तो कार्य एक अदिश राशि है, बल और विस्थापन दोनों सदिश राशियां हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल से हमें कार्य की प्राप्ति होगी। तो फिर इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, यदि हम कार्य को W से प्रकट करते हैं तो W बराबर बल F और विस्थापन S, इन दोनों का अदिश गुणनफल हुआ। दोनों सदिश राशियां होने से अदिश गुणनफल होगा। अब यहां पर तो आप देखिए कि विस्थापन भी इधर ही उत्पन्न हो रहा है वस्तु में बल लगाने से। S विस्थापित हो गई वस्तु यहां से यहां तक, तो बल और विस्थापन दोनों की दिशा समान है। इसको यदि अदिश गुणनफल की परिभाषा से देखें तो हम ऐसा लिखेंगे Fs cos थीटा। इस स्थिति में थीटा का मान 0 है तो cos 0 का मान 1 हो गया, और cos 0 1 होने से W बराबर F इंटू S ये लिख सकते हैं, जैसा कि हमने शुरू में परिभाषा में कहा है कि बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य होता है। परंतु यदि
बल और विस्थापन एक ही दिशा में नहीं हो तो क्या होगा उस स्थिति के अंदर। यानी कि आप देखिए कि यदि ये सिचुएशन बनती है कि हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, वो इस दिशा में लगा रहे हैं। अब आप सोचिए कि क्या ये वस्तु इस दिशा में विस्थापित हो सकेगी, तो आप कहेंगे नहीं हो सकेगी। एक साधारण से अनुभव की बात है कि एक टेबल पर या फर्श के ऊपर हम एक बॉक्स को रख दें, बॉक्स को एक सुतली या रस्सी से बांध लें और उसको अपनी ओर खींचें, तो बॉक्स हमारी ओर नहीं आएगा, वो नीचे फर्श पर चलता हुआ हमारी ओर खिसकेगा। अर्थात इस बल के प्रभाव से ये जो बॉक्स है ये इस दिशा में नहीं बल्कि इस दिशा में ही अपनी गति को निरंतर रखेगा, यानी कि आगे की ओर बढ़ेगा। ये अभी यहाँ है तो ये यहाँ आ जाएगा इस बल के प्रभाव से। यानी कि विस्थापन किधर उत्पन्न हो रहा है, इसमें विस्थापन तो इस दिशा में उत्पन्न हो रहा है। यानी कि यदि हम यहाँ विस्थापन की दिशा की बात करें तो विस्थापन और लगने वाले बल के मध्य कोण थीटा है। तो ये विस्थापन हुआ यहाँ से यहाँ तक का और ये लगाया गया बल हुआ, तो इस कोण की कोज्या पर निर्भर करता है, यानी कि कॉस थीटा पर निर्भर करता है। तो हम लिख सकते हैं कि W बराबर एफ एस कॉस थीटा। इसको इस रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है कि माना कि ये विस्थापन हुआ S और ये बल हुआ F, इस बल के प्रभाव से विस्थापन उत्पन्न हुआ है। तो यदि बल का घटक निकाला जाए तो ये कोण थीटा है, तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का ये F कॉस थीटा और ये लंब घटक हो जाएगा F साइन थीटा। तो बल का विस्थापन की दिशा में घटक क्या हो गया, F कॉस थीटा। अब आप देखिए, आप इसको इस रूप में भी तो लिख सकते थे कि W बराबर F कॉस थीटा इंटू एस। F कॉस थीटा इंटू एस। F कॉस थीटा क्या हुआ, विस्थापन की दिशा में लगाए गए बल का घटक हुआ। तो यदि विस्थापन S है और विस्थापन की दिशा में लगाए गए बल का एक घटक F कॉस थीटा है, तो F कॉस थीटा और S विस्थापन, इन दोनों का गुणनफल कार्य को परिभाषित करेगा। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये कार्य की विभिन्न परिभाषाएं हो गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो कार्य जो है वो बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो F है हमारा, ये क्या है, अचर है। बल का मान परिवर्तित नहीं हो रहा है ना। तो बल, एक नियत बल लगाया गया है किसी वस्तु के ऊपर और उस बल के प्रभाव से विस्थापन उत्पन्न हो रहा है। तो F अचर होने से यहाँ पर F का मान नियत लिया जाएगा। ठीक, थीटा भी नियत है क्योंकि आप एक निश्चित दिशा में बल लगा रहे हैं और उसके कारण से एक निश्चित दिशा में विस्थापन उत्पन्न हो रहा है। तो S का मान बदलता जाएगा और कार्य की प्राप्ति होगी। यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो तो क्या होगा। तो यदि थीटा का मान 90 हुआ तो उस स्थिति के अंदर W बराबर एफ एस कॉस 90, और कॉस 90 का मान आप जानते हैं शून्य होता है, इसलिए इस प्रकार W बराबर क्या हो गया, शून्य हो गया। तो शून्य कार्य की प्राप्ति होगी उस स्थिति में जब आरोपित बल और उत्पन्न विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो। एक इसका बहुत पॉपुलर उदाहरण है कि एक कूली अपने सर पर बोझा रखकर प्लेटफॉर्म पर जा रहा है। तो जब बोझा सर पर रखेगा तो उस स्थिति के अंदर गुरुत्व का बल नीचे की ओर क्रियाशील है और उस कूली का विस्थापन क्षैतिज दिशा में है, अर्थात दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। तो बताओ कूली द्वारा कुल कार्य कितना किया गया। तो यहाँ कहेंगे कि गुरुत्व के विरुद्ध कूली द्वारा किया गया कार्य शून्य है, क्योंकि गुरुत्व का बल लंबवत नीचे की ओर है और कूली का विस्थापन क्षैतिज दिशा में है, तो इसलिए उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य कार्य होगा। तो ऐसी विभिन्न स्थितियों में कि जब बल और विस्थापन में 90 डिग्री का कोण होता है तो कार्य का मान शून्य होता है। जैसे किसी भी वस्तु को हम एक डोरी से बांधकर गोल गोल घुमाएंगे तो वृत्तीय पथ पर घूमने के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। अब अभिकेंद्रीय बल भी है और वस्तु घूम रही है, तो जो विस्थापन होगा वो अभिकेंद्रीय बल के लंबवत होगा, तो अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य भी शून्य होता है। यदि थीटा का मान लेस देन 90 हो, यदि 90 से छोटा हो या इक्वल भी ले सकते हैं,
थीटा का मान 90 तो नहीं लेना होगा, सीधी सी बात है। यदि 90 से कम हो उस स्थिति के अंदर क्या होगा, थीटा का मान अगर 90 से कम हुआ तो कॉस थीटा का मान, ये जो है कॉस थीटा धनात्मक होगा, और कॉस थीटा का मान धनात्मक होगा तो कार्य की धनात्मक प्राप्ति होगी, यानी कि जो किया गया कार्य होगा इसकी प्रकृति क्या होगी, धनात्मक होगी। तो ऐसे कार्य को हम धनात्मक कार्य कहेंगे जब बल और विस्थापन के मध्य कोण 90 डिग्री से कम होगा। और यदि थीटा इज ग्रेटर देन 90, यदि 90 से बड़ा हो उस स्थिति के अंदर, तो उस स्थिति के अंदर कॉस थीटा की वैल्यूज जो होंगी ये क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी, और कॉस थीटा का मान ऋणात्मक होने से जो कार्य होगा इसकी प्रकृति क्या होगी, ऋणात्मक कार्य कहलाएगा। तो इस प्रकार का कार्य ऋणात्मक कार्य कहलाता है। तो कार्य धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है। किन परिस्थितियों में वो कार्य इस प्रकार से होता है, जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें कि यदि हम ऊपर की ओर उठ रहे हैं तो गुरुत्व नीचे की ओर क्रियाशील है, तो गुरुत्वीय बल नीचे की ओर है और हमारा विस्थापन ऊपर की ओर है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हुए, यानी कि थीटा का मान 180 और कॉस 180 का मान -1 होता है। तो -1 होने से W जो है वो ऋणात्मक प्रकृति का होगा, अर्थात जब कोई वस्तु पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाती है तो गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक कार्य कहलाएगा। इसी के विपरीत जब कोई वस्तु नीचे की ओर आती है तो गुरुत्व उसे नीचे की ओर खींचता है, विस्थापन भी नीचे की ओर होता है, थीटा का मान 0 होता है, और थीटा का मान 0 होने से कार्य धनात्मक होगा। तो गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कब होता है, जब वस्तु नीचे की ओर गति करती है। गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक कब होता है, जब वस्तु ऊपर की ओर गति करती है। तो इस प्रकार से धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य की अवधारणा को हमने इस परिभाषा के माध्यम से समझा। अगली बार हम बात करने वाले हैं कि अचर बल के द्वारा किया गया कार्य किस प्रकार से निरूपित होता है, कार्य के मात्रक क्या हैं विभिन्न पद्धतियों के अंदर। तो इस पर हम लोग बात अगले वीडियो के अंदर करने वाले हैं। धन्यवाद।